हेलो स्टूडेंट, अब अपने करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स है उसका 8वां पार्ट। तो 7 पार्ट अपने कर लिए हैं, आप उनको जरूर देखिए, तभी अपने को ये 8वां पार्ट समझ में आएगा। तो पिछली क्लास में अपनों ने किया था परागकोश का स्फुटन, जिसमें एंडोथीसियम और स्टोमियम कोशिकाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। आज अपने करेंगे लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। देखिए, कई बार आपके दिमाग में एक प्रश्न भी आ सकता है कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन सेम ही है या अंतर है, यानी लघु बीजाणु और परागकण, लघु बीजाणु और परागकण सेम ही है या अंतर है। देखिए, ज़्यादातर किताबों में या नॉर्मली जब अपने पढ़ते हैं तो ये मानते हैं कि लघु बीजाणु परागकण और परागकण लघु बीजाणु हैं, लेकिन इनमें अंतर है। ठीक, अंतर क्या है उसको अपने डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे। अभी मैं बता देता हूं कि जैसे अपनों ने पढ़ा था लघु बीजाणु चतुष्क, जैसे 4 लघु बीजाणु हैं, ये लघु बीजाणु चतुष्क है और 4 लघु बीजाणु हैं, और ये चारों लघु बीजाणु किससे जुड़े हुए हैं? कैलोज से। कैलोज का पाचन कौन करेगा? कैलेज एंजाइम, और कैलेज एंजाइम स्रावित कौन करता है? टेपिटम। और फिर क्या होगा? कैलेज के प्रभाव में चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? अलग। ये लघु बीजाणु है भी, ये लघु बीजाणु है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लघु बीजाणु है ना, कुछ समय बाद में परागकण में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लघु बीजाणु है कुछ समय बाद में परागकण में परिवर्तित हो जाएगा या रूपांतरित हो जाएगा। होगा कैसे वो अपने आगे देखेंगे। देखिए, अपने बात कर रहे हैं लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। तो यहां पर ज्यादा बेटर है मैं सिर्फ ये लिखूं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, क्योंकि पोलन ग्रेन है ना वो थोड़ा सा अलग होता है माइक्रोस्पोर से, तो इसलिए अपने सिर्फ जो है वही लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु की संरचना। अब देखिए, जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है। देखिए, जो पादप है, पादपों का जो जीवन चक्र है उसमें 2 प्रावस्थाएं आती है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। ठीक, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें युग्मकोद्भिद एक ही तरह का मिलता है और उसी में निर्जना विकसित होते हैं और उसी में मादा। लेकिन अपने बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? 2 तरह के युग्मकोद्भिद होते हैं, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद कौन होता है? देखिए, एक बीजाणुद्भिद और एक युग्मकोद्भिद, ये 2 टर्म है, दोनों अपने थोड़ा देख लेते हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। क्योंकि ये जो टर्म है
जब अपने रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट में तो ये फ्रीक्वेंटली आती है, बार बार आपको ये सुनने को मिलती है, ठीक है। कई बार आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन कई बार जब आप उलझ जाते हो तो फिर दिक्कत आती है। बीजाणुद्भिद कौन है? आप जैसे आम का पेड़ देख रहे हो, आम का या जो भी संतरे का कोई भी पेड़, या आपने जो हर बार आप देख रहे हो, तो आपको पता है कि ये जो प्लांट आप जो देख रहे हो ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित है। जड़, तना और पत्ती में विभेदित है। पुष्प भी लगे हो सकते हैं, फल भी लगे हो सकते हैं। तो इस बॉडी को, यानी प्लांट बॉडी, पादप शरीर जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित है और जो द्विगुणित है, जो द्विगुणित है, ठीक, उसको कहते हैं अपने बीजाणुद्भिद। क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट, इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोफाइट। और ये जो बीजाणुद्भिद है ना, स्पोरोफाइट है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? बीजाणु, ठीक। बीजाणु दो तरह के हो जाएंगे, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। जैसे अपने बात करें अभी तो लघु बीजाणु की, ठीक। तो देखिए जो बीजाणुद्भिद है वो क्या है? जो बीजाणुद्भिद होता है, ठीक, बीजाणुद्भिद का जो पादप शरीर है, अगर अपने बात करें फ्लोवरिंग प्लांट की, ठीक, फ्लोवरिंग प्लांट के बारे में अपने देख रहे हैं, तो जो फ्लोवरिंग प्लांट है इनमें जो बीजाणुद्भिद है, ठीक, इनका जो पादप शरीर है, बीजाणुद्भिद का जो पादप शरीर है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होगा और ये डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं बीजाणुद्भिद, ठीक। और बीजाणुद्भिद वो होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु बनाए। क्या बनाए? बीजाणु। और बीजाणु क्या होता है? बीजाणु अगुणित होते हैं। देखिए जैसे ही बीजाणु बनते हैं अगली प्रावस्था शुरू होती है युग्मकोद्भिद। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद, ठीक, बीजाणु, लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु। तो अब देखिए जैसे बीजाणु बनेगा, बीजाणु क्या हो गया? हैप्लॉइड, एगुणित। बीजाणु बनने के साथ ही अगली प्रावस्था शुरू हो जाएगी जीवन चक्र की। बीजाणुद्भिद तो खत्म होगी और युग्मकोद्भिद शुरू होगी। अगर लघु बीजाणु है तो नर युग्मकोद्भिद शुरू हो गया, और गुरु बीजाणु है तो मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद शुरू हो गया। अब देखिए यहां पर युग्मकोद्भिद का क्या मतलब है? युग्मकोद्भिद वह अवस्था होती है जो युग्मक बनाती है। क्या बनाती है? युग्मक। क्या बनाएगी? युग्मक। अब देखिए जो युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होती है? बीजाणु। अगर नर युग्मकोद्भिद है तो प्रथम कोशिका लघु बीजाणु। अगर मादा युग्मकोद्भिद है तो प्रथम कोशिका गुरु बीजाणु। मैंने क्या लिखा है? लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। यानी नर युग्मकोद्भिद है तो उसकी प्रथम कोशिका लघु बीजाणु, और अगर मादा युग्मकोद्भिद है तो उसकी प्रथम कोशिका गुरु बीजाणु। यानी जो नर युग्मकोद्भिद है, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु से होगा, और परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद किससे बनेगा? गुरु बीजाणु से, ठीक है। और जैसे ही लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु बनते हैं युग्मकोद्भिद प्रावस्था की शुरुआत हो जाती है। अब आप कहोगे कि बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका कौन है? तो बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होगी युग्मनज, क्योंकि जाइगोट जो युग्मनज है उसी में आगे समसूत्री विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, भ्रूण बनेगा, भ्रूण बीज में होगा, बीज अपने बोएंगे, बीज जर्मिनेट होकर जड़ तना पत्ती युक्त प्लांट बना लेगा। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु और मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका गुरु बीजाणु, और ये बीजाणुद्भिद की स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका युग्मनज। बीजाणुद्भिद वो होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु बनाए, ठीक।
और बीजाणु नर युग्मकोद्भिद युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लघु बीजाणु है तो यानी नर युग्मकोद्भिद, और अगर गुरु बीजाणु है तो वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। और युग्मकोद्भिद आगे जाकर क्या बनाएगा? युग्मक, क्योंकि युग्मकोद्भिद में जनांग विकसित होते हैं। ठीक, अगर नर युग्मकोद्भिद है, ठीक, अगर नर युग्मकोद्भिद है तो आगे जाकर नर युग्मक बनाएगा, और मादा युग्मकोद्भिद है तो मादा युग्मक। तो युग्मकोद्भिद वो प्रावस्था है जो युग्मकों का निर्माण करती है। तो मैंने लिखा है कि जो लघु बीजाणु हैं वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। आगे देखिए, जो लघु बीजाणु है या जो परागकण है वो अगुणित होता है, गोल होता है और अंडाकार होता है। जो लघु बीजाणु है अपना, ठीक, वो अगुणित होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक, अगुणित होगा, ठीक, गोल या अंडाकार, गोल या अंडाकार होगा। अब देखिए, जो लघु बीजाणु है उनका जो साइज है यानी जो डायमीटर है, व्यास है, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। और जो लघु बीजाणु है उनमें कैरोटेनॉइड्स वर्णक मिलता है। कैरोटेनॉइड्स या कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट मिलता है, वर्णक होता है। ये जो लघु बीजाणु है ना, उनमें एक वर्णक मिलता है कैरोटेनॉइड्स। ठीक, और कैरोटेनॉइड्स के कारण इनका रंग हल्का गुलाबी होता है। भी पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का जो रंग है ना, ठीक है, इनका रंग हल्का गुलाबी होता है। आगे देखिए, सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्पेस्टिस में मिलते हैं। मायोसोटिस एल्पेस्टिस, ये एक प्लांट है मायोसोटिस एल्पेस्टिस। इसके परागकण सबसे छोटे होते हैं, ठीक, साइज बहुत कम होता है। और सबसे बड़े आकार के परागकण मिराबिलिस जलापा में मिलते हैं। भी मिराबिलिस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल बता रहा हूं मैं, मिराबिलिस जलापा। ठीक, तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अपने बात करें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु की संरचना। और जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यानी लघु बीजाणु जो है वो वैसे तो नर युग्मकोद्भिद ही है, लेकिन परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु से ही होगा। यानी लघु बीजाणु आगे जाकर परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। ठीक, और जो लघु बीजाणु है वो अगुणित होगा, गोल या अंडाकार, ठीक, शेप में हो सकता है। साइज अपन ने देख लिया 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक, और जो लघु बीजाणु हैं उनमें कैरोटेनॉइड्स जो है, जो पिगमेंट्स है वो मिलते हैं, जिनके कारण इनका रंग गुलाबी होता है। सबसे छोटे लघु बीजाणु किसके मिलते हैं? मायोसोटिस एल्पेस्टिस के। और सबसे बड़े लघु बीजाणु मिराबिलिस जलापा के, इसको गुलाबास भी कहते हैं सामान्य भाषा में। अब देखिए, जो लघु बीजाणु हैं, जो लघु बीजाणु है वो दो आवरणों से घिरा रहता है। भी दो आवरणों से घिरा। अपने डायग्राम देख लेते हैं यहां पर।
देखिए ये अपने डायग्राम बना रहे हैं लघु बीजाणु का, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो लघु बीजाणु है दो आवरणों से घिरा हुआ है। जो बाह्यतम आवरण है, बाह्यतम आवरण, ठीक, वो कहलाता है एक्जाइन। क्या कहलाता है? एक्जाइन। और ये जो एक्जाइन है ये अलंकृत होता है, अलंकृत यानी थोड़ा सा अपने को डिजाइन से देखने को मिलेगा। और खुरदरा होता है। क्या होता है? खुरदरा, ठीक है। तो जो अपना लघु बीजाणु है वो दो आवरणों से घिरा हुआ होता है, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल को अपने कहते हैं एक्जाइन, यानी ये बाह्यतम आवरण है जो अलंकृत होता है और खुरदरा होता है। और जो एक्जाइन है ना, इसका मुख्य घटक है स्पोरोपोलेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसका जैविक अपघटन संभव नहीं है, जैविक अपघटन संभव नहीं है। यानी इस प्रकृति में कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे, नष्ट कर दे, ठीक है। यानी ये बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है लघु बीजाणु को। तो स्पोरोपोलेनिन का आवरण हो गया एक्जाइन के रूप में, और इसका जैविक अपघटन संभव नहीं है, यानी ये जल्दी से स्पोरोपोलेनिन नष्ट नहीं होता है। और जब स्पोरोपोलेनिन खुद नष्ट नहीं होगा तो मतलब परागकण भी लंबे समय तक नष्ट नहीं होगा। स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण जो होते हैं या जो लघु बीजाणु होते हैं उनमें प्रतिरोधकता आती है। यानी वो हार्श कंडीशन या जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे शुष्क हो गया, शुष्क एनवायरनमेंट हो गया, उसको भी आसानी से सहन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एक्जाइन है यानी जो बाह्यतम आवरण है वो अलंकृत होता है, खुरदरा होता है, और उसका बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और इसका जैविक अपघटन संभव नहीं है। इसी कारण, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन का जैविक अपघटन संभव नहीं है, इसी कारण अगर मान लीजिए कोई परागकण मिट्टी में दब गया है, गिर गया है, तो वो लंबे समय तक वैसे ही रहेगा जैसा शुरू में था। इसी कारण जो अपने को परागकण है वो अवशेष के रूप में मिलते हैं, भी फॉसिल के रूप में मिलते हैं परागकण, वो नष्ट नहीं होते जल्दी से, क्योंकि उन पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है। अब जो दूसरा है वो है इंटाइन। इंटाइन आंतरिक आवरण होता है इंटाइन, जो किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का, ठीक। जो इंटाइन है जो आंतरिक आवरण है वो किसका बना है? पेक्टोसेलुलोज का। और ये कोमल आवरण है भी। क्या है? कोमल आवरण है, झिल्ली सदृश है, झिल्ली सदृश है। अब देखिए एक टर्म आती है जर्मपोर। जर्मपोर, देखिए कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में कि ये एक्जाइन है, यानी ये बाह्यचोल है, बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन की बनी है, ये इंटाइन होगी, ये एक्जाइन है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो भाग है ना, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है, यानी यहाँ पर एक्जाइन अनुपस्थित है, ठीक। एक्जाइन कंटिन्यू नहीं है, ठीक। यानी यहाँ पर एक गड्ढा सा बन गया है जिसको अपने कहते हैं जर्मपोर। और इस जर्मपोर से क्या होगा, जो अपनी इंटाइन है, जर्मपोर से इंटाइन एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है, ठीक। जैसे इस तरीके से ये यहाँ पर अपना जर्मपोर था, यानी जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव है वहाँ से इंटाइन एक नलिका के रूप में बाहर निकलेगी, और इसको कहेंगे जनन नलिका या पराग नलिका, ठीक। जनन नलिका या पराग नलिका। तो अपनों ने बात की लघु बीजाणु की, उसकी संरचना की, उसके साइज की, ठीक। और बात की कि जो लघु बीजाणु है दो आवरणों से घिरा हुआ होता है, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल को कहते हैं एक्जाइन और अंतःचोल को कहते हैं इंटाइन, ठीक। एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और इंटाइन, एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन का और इंटाइन
फैक्टो सेलुलोज का। इसके अलावा ये भी देखा कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता, उनको कहते हैं अपने जर्मपोर, जहाँ से इंटाइन नलिका के रूप में बाहर निकलती है, और इस नलिका को जनन नलिका या पराग नलिका कहते हैं। एक बात और कि जो लघु बीजाणु होता है वो एक कोशिकी एक केंद्रीय संरचनाएं भी, जो लघु बीजाणु हैं वो एक कोशिकी और एक केंद्र की संरचना। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ये अपना लघु बीजाणु हो गया और इसमें एक ही केंद्रक है और ये एक कोशिका है। तो जो लघु बीजाणु हैं वो एक कोशिकी, ठीक है, यूनिसेलुलर और एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल।